मैम स्टार्ट कर दीजिए आप। Okay. Good morning, students. How are you all doing? I hope you all are doing good. First of all, happy Navratri to everybody. हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस करे थे, आई होप आपने रिवाइज करे होंगे। आपके पास एक फुल वीक था। हमने HRA के बारे में डिस्कस किया था, याद है? हाउस रेंट अलाउंस के बारे में डिस्कस किया था। कुछ कंडीशंस थी उसमें जो हमें फुलफिल करनी थी, उसमें से जो सबसे कम था वो हमारा HRA होना था। गुड मॉर्निंग सिमरन। I hope my presentation is visible to you all. Good morning Divyanshu. So बहुत जल्दी जो है हमारी क्लासेस एकदम आगे बढ़ती जा रही हैं। टॉपिक्स बहुत सारे हम लोगों को कवर करने हैं और टाइम बहुत कम है, तो प्लीज बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास। आई विल एडवाइज यू दिस। प्लस आप लोग ने ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया होगा। I would like to request the students to please जो है आप लोग बातें करते हैं ग्रुप में, प्लीज उसको कम कर दीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट है तभी बोलना है। इतने सारे मैसेजेस आप लोग करते हैं, दिस इज नॉट गुड। वो ग्रुप सिर्फ एकेडमिक चीजें डिस्कस करने के लिए है, जैसे नोट्स डिस्कस कर लिए, कुछ आंसर्स डिस्कस कर लिए, बट आप लोग पूरा कुछ भी डिस्कशन चल रहा है, प्लीज डोंट डू दैट। Good morning, Prince. Good morning, Aman. Good morning, Kusum. Good morning, Roshan. Okay, so let's start our today's class. So आज हमारी जो है 6th क्लास है पर्सनल टैक्स प्लानिंग की। हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। टैक्स अवॉइडेंस था, टैक्स इवेजन था, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब चीजें जो है हमने डिस्कस कर ली थी फर्स्ट यूनिट में। देन वी केम टू एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सैलरी को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सैलरी की भी आई गेस 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। सैलरी क्या होता है, अलाउंसेस क्या होते हैं, ठीक है। अलाउंसेस पे हम लोग अभी हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ टैक्स स्लैब्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हम टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे थे, ठीक है। तो आज जो है हम अपने सैलरी वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने हाउस रेंट अलाउंस जो है डिस्कस किया था। ओके, सो हमारे जो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है, सबसे पहले हमने अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक थे हमारे अलाउंसेस, वैसे होते क्या है पता है सबको? अलाउंसेस मींस अ फिक्स्ड सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉइज मंथली अदर देन सैलरी फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी क्या होती है हमारी? सैलरी तो हमें मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस भी हमें दिए जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे अलाउंसेस, जिसमें कि डियरनेस अलाउंस था, फिर उसमें हाउस रेंट अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। तो अलाउंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहला था हमारा फुली टैक्सेबल अलाउंस। ये ऐसे अलाउंस है कि जितना भी आपको अलाउंस के रूप में पैसा दिया जाएगा, उस पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस अलाउंस में जैसे कि आपको 10,000 रुपए एक महीने के मिलते हैं डियरनेस अलाउंस के, तो आपको पूरे 10,000 के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। पार्टली टैक्सेबल या फिर इनको हम पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस भी बोलते हैं। पार्टली का मतलब क्या है? कुछ पार्ट जो है टैक्सेबल है, कुछ पार्ट जो है नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फुली एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है कि दे आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी इन पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो हमने फुली टैक्सेबल अलाउंसेस को फर्स्ट क्लास में जो थी हमारे डिस्कस कर लिया था, यानी सैलरी की फर्स्ट क्लास में, राइट।
इसमें हमारे कुछ डीएनएस अलाउंस था, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस था, ओवर टाइम अलाउंस था, वार्डन अलाउंस था। तो ये सब जो थे हमारे फुली टैक्सेबल अलाउंस थे। फिर हम जो थे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पे आ चुके हैं। पार्टली टैक्सेबल में हमने हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस किया था, राइट? जो आपको रेंट के लिए आपका एम्प्लॉयर जो पैसे देता है ना, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस को हमने जब डिस्कस किया तो इसमें हमने पढ़ा कि एचआरए जो है वो इन 3 पॉइंट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो जो है आपका टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको देता है 10,000 रुपए महीना एज हाउस रेंट अलाउंस, कि तुम किराया दे लेना अपने घर का, ठीक है? अब आपको जो एचआरए मिला वो 10,000 है, लेकिन जो ये 3 कंडीशंस हैं इनको हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो फर्स्ट थी हमारी कि एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो हमें 10,000 रुपए मिले एम्प्लॉयर से। सेकंड कंडीशन है हमारी एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट पे किया सिर्फ 5,000, ठीक है? और हमारी सैलरी थी कितनी? फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी है 40,000। 40,000 का 10% 4,000 हो गया, यानी कि सेकंड का हमारा आंसर आ गया 1,000। थर्ड है हमारा कि वेयर सच अकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है? तो ये 4 मेट्रो सिटीज में अगर हमारा जो एकोमोडेशन है, यानी जो घर हमने रेंट पे लिया है, वो इन 4 जगहों पर है, तो हमें जो है 50% ऑफ सैलरी देखना है। अगर हमारा घर इनके अलावा किसी और सिटी में है तो हमें 40% ऑफ सैलरी देखना है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सैलरी थी दैट वाज 40,000 और हम रहते हैं दिल्ली में, तो 50% हो गया 20,000, ठीक है? तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस पे जो है हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है? जैसे कि एक्चुअल एचआरए 10,000 रुपए था, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 1,000 आया था हमारा, ठीक है? और लास्ट में जो हमारा था, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो सैलरी का 50% जो है 20,000 आया था, ठीक है? तो इनमें सबसे कम कौन सा है? 1,000 रुपए, राइट? जो सेकंड का आंसर आया था हमारा, 1,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस में से? जो 10,000 रुपए हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दिए कि आप एचआरए भर लो अपना, उसमें से 1,000 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? 1,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो गया टैक्स से। अब जो है हमारे पास रह गया 10,000 में से 9,000 रुपए, क्योंकि हमें मिले तो 10,000 थे, तो 9,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है? 1,000 पे टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट वाज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। बचे हुए 9,000 पर हमें टैक्स देना होगा। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था एक, प्लस इसमें सैलरी जो हम वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमें लिखा है कि 50% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, ठीक है? और सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, है ना? तो ये सैलरी क्या है? ये सैलरी है हमारी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन, ठीक है? ये हमारी सैलरी की डेफिनेशन है अंडर हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन हमने किया था, आई होप आपको समझ आया होगा, ये लास्ट क्लास में किया था हमने। इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया था, ठीक है? अब हम आ जाते हैं हमारे स्पेशल अलाउंसेस पे। देखो ये पार्टली टैक्सेबल अलाउंस क्या ही पार्ट है, ये थे हमारे पार्टली अलाउंसेस। इसमें हमने एचआरए कर लिया विच इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है? कुछ और इम्पोर्टेंट अलाउंसेस हैं जिनको कि हम स्पेशल अलाउंस में कंसिडर करते हैं, ठीक है? स्पेशल अलाउंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जहां पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जेम्पशन लिमिट लगा देती है, ठीक है? जैसे कि हमारा हॉस्टल अलाउंस होता है। अगर हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम हमें 300 रुपए जो है एक बच्चे का एक महीने का एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है? पैसा। उसके बाद दूसरे टाइप के कौन से अलाउंस होते हैं? जहां पे अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि आप जो है ये पैसे ले लो और इसका आप जो है यूनिफॉर्म खरीद लो, ठीक है? 500 रुपए दे दिए, बोला इसका यूनिफॉर्म आप खरीद लो,
ठीक है। अब जो है अमाउंट रिसीव्ड हो गया आपका 500 रुपए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, लेकिन अमाउंट स्पेंट जो था जब आप शॉप पे गए आपने यूनिफॉर्म खरीदी तो वो 300 रुपए की आ गई, ठीक है। तो अब इसमें से कम कौन सा है, 300, सो दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। बाकी 200 पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के स्पेशल अलाउंसेस कौन से, एक ऐसे हैं कि जिसमें लिमिट हमारी गवर्नमेंट ने लगा रखी है, जैसे हॉस्टल में 300 रुपए ही एग्जाम्प्ट मिलेंगे मैक्सिमम एक महीने में, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं, अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट, ऐसे टाइप के अलाउंसेस हैं स्पेशल अलाउंसेस के अंडर, ठीक है। तो स्पेशल अलाउंस में पहले हम कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे, वेयर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट। नाउ गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द लिमिट और उतना ही एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। सिमरन होमवर्क वाले का अभी आंसर मैंने इधर लिखा नहीं है एंड आई डोंट रिमेम्बर, आप ग्रुप में हो, आई जस्ट पोस्ट इट देयर। सो स्पेशल अलाउंसेस में हमारा जो फर्स्ट आता है विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है, आपका बच्चा जो है स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो ट्यूशन फीस कुछ लगती है ना। तो उसमें से आपको जो है आपका एम्प्लॉयर जो है आपको बोलता है कि अगर आपकी 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि आप जो है ये ले लो 1000 रुपए, ठीक है, फॉर योर चिल्ड्रन ट्यूशन फी, तो आपको ये उसने 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब आपके 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे थे और एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है हमें, मैक्सिमम 100 रुपए, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है लिमिट, ठीक है, कि 100 रुपए ही मिलेगा चिल्ड्रन अलाउंस के अंडर, ठीक है। तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। इफ यू हैव 3 चिल्ड्रन तो तीसरे बच्चे के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चों के लिए अलाउड है 100 रुपए पर मंथ और पर चाइल्ड, ठीक है, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ये याद रखना है कि चिल्ड्रन एजुकेशन की लिमिट क्या है, 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है। सेकेंड है हमारा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो इसमें 300 रुपए हमारी लिमिट है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड एंड मैक्सिमम कितना मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उनके लिए आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा, दो के लिए ही मिल सकता है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज। नाउ हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है हम लोगों के लिए अब एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। और ये किसके लिए एग्जेम्प्ट है, सिर्फ स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या है, 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता है, व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। आप अपने घर से ऑफिस जब जाते हो तो उसमें आपको उसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, जिसमें कि आपको 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है मैक्सिमम, अगर आप जो है स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हैं, ठीक है। आपको कोई डिसेबिलिटी है जिसमें कि हम कंसिडर करते हैं ब्लाइंड है, आप डेफ हैं, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, कोई और डिसेबिलिटी है आपको जो कि हमारी स्पेसिफाइड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय में मेंशन्ड है, तो आपको 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है, फॉर योर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ओके प्रिंस, ओके। नेक्स्ट वन इज ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या है हमारा, जो लोग जो है
ये वाले एरियाज में रहते हैं, जो यहाँ पे आप अभी आगे पढ़ोगे। इन ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। सो ये वाले जो हमारी स्टेट्स हैं, इनके कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं। हमने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ ट्राइबल एरिया है, उत्तर प्रदेश में कुछ ट्राइबल एरिया है, असम में ट्राइबल एरिया है। तो जो लोग जो हैं इन ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया जाता है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, और ये कितना होता है, 200 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 1000 रुपए दे रहा है एज ट्राइबल एरिया अलाउंस, तो उसमें से आपको 200 रुपए पे टैक्स नहीं देना है। 200 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बाकी 800 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? पार्टली एग्जेम्प्ट में क्या हो रहा है हमारा, कि यहाँ पर एक लिमिट है जिसपे कि आपको टैक्स नहीं देना है, बाकी बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर एरिया अलाउंस। बॉर्डर एरिया क्या है, जो लोग बॉर्डर्स पर काम कर रहे हैं, जैसे हमारे आर्मी पर्सन बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, तो उनको एज अ बॉर्डर एरिया अलाउंस हमारी गवर्नमेंट 200 पर मंथ देती है, 200 पर मंथ टू 1300 पर मंथ। नाउ इट डिपेंड्स ऑन विच बॉर्डर आर यू वर्किंग ऑन। ठीक है, तो ये वेरी करता है 200 पर मंथ से लेके 1300 पर मंथ तक। ठीक है, इतना एग्जाम्पशन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड अलाउंस। जो लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब मेट्रो बनी तो अंडरग्राउंड काम हुआ, तो दैट इज अंडरग्राउंड वर्क, या फिर कोई माइंस में काम कर रहा है, दैट इज अंडरग्राउंड वर्क। तो ये क्या है, इसमें आपको 800 पर मंथ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मिलता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस दे रहा है तो 800 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बाकी पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपका क्वेश्चन आता है कि जैसे हमें अंडरग्राउंड अलाउंस के रूप में सिर्फ 700 रुपए हमारे एम्प्लॉयर ने दिए, ठीक है, या 600 रुपए हमारे एम्प्लॉयर ने दिए, तो तब भी क्या हमको 800 रुपए का एग्जाम्पशन मिलेगा? नहीं, तब आपको मिलेगा जितने आपको पैसे रिसीव हुए उतने का एग्जाम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हिल अलाउंस, जिसको हम स्नो बाउंड एरिया अलाउंस भी बोलते हैं, एवलांचे अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हिल्स पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको दिया जाता है, एंड दिस वेरीज फ्रॉम 300 पर मंथ टू 7000 पर मंथ। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे अलाउंसेस जिसमें कि लिमिट जो है गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, कि इतना ही एग्जाम्पशन मिलेगा। जो बी है हमारा सेकंड कैटेगरी है, वो ऐसे अलाउंसेस हैं पार्टली टैक्सेबल में ही आते हैं, जिसमें कि अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट स्पेंट विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, जितना आपको मिला या जितना आपने खर्च किया उसमें से जो कम है उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज कन्वेयंस अलाउंस। कन्वेयंस अलाउंस क्या होता है? अब आप बोलोगे तो ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब सेम सेम लग रहे हैं। कन्वेयंस क्या होता है? जब आप अपने ऑफिस से किसी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप ऑफिस से किसी और ऑफिस में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जॉब ऐसी होती है कि उनको पूरा दिन एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के पास जाना होता है ना, तो कन्वेयंस अलाउंस उनको दिया जाता है जो कि ऑफिस से कहीं और जा रहे हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया, 1000 रुपए दिए खर्च करने के लिए कि आप कन्वेयंस के लिए 1000 रुपए यूज कर लो, ठीक है, और आपने स्पेंड करे सिर्फ 500 रुपए, आपने कहा कि मेरा 500 ही खर्चा हुआ, तो इस कन्वेयंस अलाउंस में क्या होगा, जो अमाउंट कम है दैट इज 500 रुपए, उसका आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचे हुए अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर अलाउंस। अब ट्रांसफर अलाउंस में क्या है, आपको ट्रांसफर कर दिया गया तो कुछ अलाउंस आपको दे दिया, कि आपको कोई और सिटी में ट्रांसफर कर दिया, कोई और जगह पर ट्रांसफर कर दिया, तो आपको कुछ अलाउंस दे दिया गया कि आप जो है वहां पे अच्छे से एडजस्ट हो जाओ, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गए। ठीक है, डेली अलाउंस है टू मीट द ऑर्डिनरी डेली खर्चे, जो आपके डेली के खर्चे होते हैं उसमें से उसके लिए आपको कुछ अलाउंस दे दिया जाता है। ठीक है,
हेल्पर अलाउंस या फिर असिस्टेंट अलाउंस। ये हेल्पर हमारा कौन सा, ये सर्वेंट नहीं है, ये हेल्पर है हमारा जैसे हम अपने काम जैसे हम अपने ऑफिस में एक और पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं फॉर हेल्पिंग अस, जो कि क्लरिकल काम देख लेगा या फिर एजेंट की तरह हमारा काम देख लेगा, तो ये वो वाला हेल्पर अलाउंस है, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस क्या है, कोई आप एकेडमिक रिसर्च कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर या कोई और आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अलाउंस दे दिया जाता है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस हमने डिस्कस किया था कि आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है फॉर परचेजिंग अ यूनिफॉर्म, राइट, तो इसको हम यूनिफॉर्म अलाउंस कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे अलाउंसेस जो कि जिसमें कि अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट स्पेंट विच एवर वुड बी लेस वुड बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको 500 रुपए दिया फॉर परचेजिंग अ यूनिफॉर्म एंड आपके 300 रुपए की यूनिफॉर्म ही आई, तो आपको 300 रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी 200 जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए उस पे आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, जिनको हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंस भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट कैटेगरी जो हमारी आती है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, यानी इनके ऊपर जो है बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस। नाउ ये आप देखोगे कि ये सबके लिए नहीं होते हैं, मेनली दीज आर गिवन टू जजेस, ओके। सो फर्स्ट क्या हो गए, कुछ अलाउंसेस जो भी हम हाई कोर्ट जजेस को देते हैं, प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो उनके लिए क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी उनके ऊपर टैक्स नहीं देना उन्हें, ठीक है। सेकेंड है अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज। नाउ यूएनओ अगर अपने एम्प्लॉइज को कोई अलाउंसेस दे रहा है, ठीक है, तो उस पे उन एम्प्लॉइज को कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। थर्ड है हमारा कंपनसेटरी अलाउंसेस टू जजेस अंडर आर्टिकल 222 सबसेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखोगे यहाँ पे भी जजेस लिखा हुआ है, तो मेनली ये जो है जजेस के लिए होता है और यूएनओ के मेंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है। सो कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है जजेस को, तो वो भी एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। उसके बाद समचूरी अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो ये वाला अलाउंस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस के लिए एग्जेम्प्ट है। And the last one is allowances given to government employees rendering services outside India. Now आपने देखा होगा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्प्लॉइज होते हैं, दे हैव टू स्टे आउटसाइड, एम्बेसीज का काम होता है उनको, तो उनको दूसरी कंट्रीज में जो है अपना काम करना पड़ता है, तो उनको कोई अलाउंस अगर हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। सो सिर्फ ये कुछ 4-5 जो हमारे अलाउंसेस हैं ये फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, ओके। सो वी आर डन विद अलाउंसेस। अलाउंसेस में हमारा जो मेन है दोज आर हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और जो हमारे ये फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं जो हमने अभी पढ़े, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हमने पढ़े जिसमें कि डीए था, ठीक है, और अभी हमने पार्टली में जो पढ़े हैं उसमें एचआरए है, फिर हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल वाला है, यूनिफॉर्म अलाउंस है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कुछ छांट के यहाँ पे जो है प्लेस करे थे, सो काइंडली कीप दीज इन माइंड। जब सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब जो है चीजें यूज करनी होंगी। सो वी आर डन विद अलाउंसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका नाम है परक्यूजिट्स, ठीक है। परक्यूजिट्स क्या होता है? The term perquisite may be defined as a casual emolument or benefit given to the employee by the employer in addition to the salary or wages, ठीक है। तो allowances भी आपको salary के साथ extra दिए जाते हैं, right? Perquisites भी आपको salary के ऊपर दिए जाते हैं, ठीक है। But ये जो है these are non-cash benefits mainly, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, कोई हमारे एम्प्लॉयर ने हमें फैसिलिटी दे दी, कोई बेनिफिट दे दिया, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारा परक्यूजिट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें एक घर दे दिया रहने के लिए, ठीक है, कंपनी के बनाए हुए घर होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को देती है कंपनी, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि हम एम्प्लॉय थे कंपनी के, हमें घर दे दिया रहने के लिए, और रेंट फ्री एकोमोडेशन उसको बोलते हैं, उस पर रेंट नहीं देना है, ठीक है।
सो ये क्या है, एक परक्यूजिट है, इसमें उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है, उन्होंने हमें एक फैसिलिटी दे दी, ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड कर दी, राइट। ऐसे ही अगर उन्होंने आपको कोई कार दे दी है, ठीक है, कि आप अपने ऑफिस इस कार से आ जाओ, या कार के साथ साथ ड्राइवर भी दे दिया है, ठीक है, तो पैसे नहीं है ये, कि आपको एक सर्विस या एक बेनिफिट या एक फैसिलिटी जो है आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये क्या है, परक्यूजिट्स होते हैं, ठीक है। अलाउंसेस में पैसे दिए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें HRA दिया जा रहा है ना, हाउस रेंट अलाउंस, कि आप रेंट पे रह लेना, लेकिन परक्यूजिट में हमें घर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप इस घर में ही रह लो, ठीक है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, सीधा घर दे दिया कि आप यहाँ पे रह लो जब तक आप हमारे एम्प्लॉय हो, ठीक है। सो ये परक्यूजिट और अलाउंस का डिफरेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, मोटर कार फैसिलिटी हमें दे दी है, यूज ऑफ हेल्थ क्लब बोल दिया हमें कि हमारे एम्प्लॉयज के लिए इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो है हेल्थ चेकअप्स फ्री है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फैसिलिटीज हैं, दिस इज नॉट मनी बट these are the facilities provided by the employer to the employees, ठीक है। टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स, अभी हमने टाइप्स ऑफ अलाउंसेस भी डिस्कस कर रहे थे, 3 टाइप के थे ना, याद है, फुली टैक्सेबल था, है ना, फिर पार्टली टैक्सेबल था, और लास्ट में फुली एग्जेम्प्ट, ठीक है। वैसे ही परक्यूजिट्स में भी टाइप्स होते हैं, परक्यूजिट में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं टैक्स फ्री परक्यूजिट्स और एक होते हैं टैक्सेबल परक्यूजिट्स। टैक्स फ्री नाम से हमें पता है इन पे टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्सेबल परक्यूजिट क्या होते हैं, जिन पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। सो टैक्सेबल परक्यूजिट्स क्या है, टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें 2 कैटेगरीज है, एक तो सारे एम्प्लॉइज के लिए जो टैक्सेबल होंगे, और क्या होंगे, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली, और कुछ परक्यूजिट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन समझ में आ रहा है, परक्यूजिट पहले 2 टाइप का होता है, टैक्स फ्री परक्यूजिट या फिर टैक्सेबल परक्यूजिट, ठीक है। उसके बाद टैक्सेबल परक्यूजिट के 2 टाइप होते हैं, यानी कि एक होता है टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, यानी ये सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं, और सेकेंड होता है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए परक्यूजिट्स जो है टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते कौन से हैं, ठीक है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की 3 कंडीशंस होती हैं, अगर इनमें से एक में भी आप फॉल करते हो तो आप क्या बन जाते हो, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, है ना। और आप कौन सी कैटेगरी में आ जाते हो, टैक्सेबल परक्यूजिट्स की कैटेगरी में, एंड टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की कौन कौन सी कंडीशंस है, पहला है हमारा एन एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आप क्या हो, एक कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप क्या बन जाते हो, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद है एन एम्प्लॉय बीइंग अ पर्सन हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, दैट इज who is beneficial owner of equity shares carrying 20% or more of voting rights in the company. If you have 20% equity shares of the company, आपके पास voting right है उस company में, तो आप क्या बन जाते हो, एक specified employee. And the last one is an employee whose monetary income excluding perquisites, ठीक है, perquisite की value नहीं ऐड करी जा रही है, excluding perquisite अंडर द सैलरी एक्सीड्स ₹50,000, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है तो भी आप क्या हो, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, ठीक है। क्लियर है ये 3 कंडीशन, पहला है यू हैव टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आप कंपनी के डायरेक्टर हो। सेकेंड, आपके पास 20% जो है शेयर्स हैं उस कंपनी के, वोटिंग राइट्स हैं आपके पास, तो भी आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। और थर्ड है कि एम्प्लॉय जिसकी इनकम 50,000 से ज्यादा है, तो वो पर्सन भी क्या है, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, ठीक है। क्लियर है ये 3 कंडीशन। अब हम आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था टैक्स फ्री परक्यूजिट्स होते हैं और टैक्सेबल परक्यूजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टैक्स फ्री परक्यूजिट कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से परक्यूजिट्स, फैसिलिटीज या बेनिफिट्स जो हमारा एम्प्लॉय हमें दे रहा है उनमें से किस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स।
So first one is computer laptop given to employees for official or personal use. Now आपने देखा होगा कि आपके कोई अगर घर में बड़े भाई बहन है या फिर मम्मी पापा होते हैं तो उनको उनकी कंपनी के इफ यू आर आल्सो वर्किंग तो आपको अपनी कंपनी से एक लैपटॉप दिया जाता है या कंप्यूटर दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। सो इसके ऊपर जो है आपका एम्प्लॉयर टैक्स नहीं चार्ज करता है, ठीक है, इट इज टैक्स फ्री परक्यूजिट, ठीक है। सेकेंड है हमारा गिफ्ट इन काइंड अप टू ₹5,000 अग्रीगेट पर एनम वुड बी एग्जेम्प्ट। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे रहा है और वो 5,000 रुपए का या उससे कम वैल्यू का है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये सर्विसेज हमें दी जा रही है, फैसिलिटीज दी जा रही है, पैसे नहीं दी जा रहे हैं, गिफ्ट इन काइंड लिखा है, ठीक है। ये नहीं बोला कि 5,000 रुपए गिफ्ट कर दो तो टैक्स नहीं लगेगा, इसमें लिखा है गिफ्ट इन काइंड, ठीक है। 5,000 या उससे कम रुपए का कोई गिफ्ट हमारा एम्प्लॉयर हमें दे रहा है, सो दैट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Then food and non-alcoholic beverage provided during working hours in remote area. If your office is in a remote area, ठीक है, जहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, रिमोट एरियाज होते हैं ना ऐसे, तो वहां पर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर चाय कॉफी ये सब चीजें बेवरेज दे रहा है विच इज नॉन एल्कोहलिक, सो ये भी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। Students, just give me a second. I have some problem in my throat. Just give me a second. ओके, सो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग जिस पे टैक्स नहीं लगता है। सो फर्स्ट वन था हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफिशियल और पर्सनल यूज। सेकेंड है गिफ्ट इन काइंड अप टू ₹5,000, ठीक है, वुड बी एग्जेम्प्ट। थर्ड है फूड एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड इन रिमोट एरियाज, फूड भी लिखा है इसमें और बेवरेजेस भी हैं। रिमोट एरिया में अगर हमारा एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करता है तो दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Then tea, coffee, snacks during working hours are tax-free perquisites, ठीक है। Next one is food and office premises provided by the employer is not taxable if cost to the employer is ₹50 or less per meal. अगर आपका employer जो है आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग आवर्स में, ठीक है, और उसका कॉस्ट ₹50 या उससे कम है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना है, ठीक है। Perquisite allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India. तो ये भी क्या है, एक टाइप से जो हमारे एम्प्लॉइज बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर कोई हमारी गवर्नमेंट परक्यूजिट प्रोवाइड करती है तो वो भी टैक्स फ्री है। फ्री टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स, अगर आपको मोबाइल फोन या टेलीफोन आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। Interest free or concessional loan given by the employer shall be exempt where the amount of such loan in aggregate does not exceed ₹20,000. अब ये क्या पॉइंट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, आपने उसको कहा कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, कुछ घर में प्रॉब्लम है और मुझे आप, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वन सेकेंड, अब विजिबल है स्क्रीन आपको? Is my presentation visible to you all?
Students, please answer. Is the presentation visible? Okay. Okay, so we were at the interest free और concessional loan point. So हम अपने एम्प्लॉयर के पास गए, हमने क्या किया, हमने बोला कि हमें लोन दे दो, ठीक है। तो उसने कहा कि कितने रुपए का लोन चाहिए, तो हमने बोला कि 20,000 का लोन दे दो। तो उस लोन को क्या है, एक परक्यूजिट माना जाएगा, ठीक है। इस ऐसा लोन जो कि हमारा एम्प्लॉयर हमें इंटरेस्ट फ्री रेट पे दे रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है कि इस पे मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। आपने देखा होगा जब आप बैंक के पास जाते हो, आप लोन लेते हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं उसमें कि 10% आपको पर मंथ इंटरेस्ट पे करना है, 5% इंटरेस्ट पे करना है। तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे लोन दे दो, उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो, ठीक है, मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा। और क्योंकि आपका लोन का अमाउंट छोटा था, 20,000 रुपए था, तो गवर्नमेंट बोल दिया कि इसको भी हम टैक्स फ्री परक्यूजिट मानेंगे, इस पे हमें टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अमाउंट जो है 20,000 या उससे कम है, प्लस ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन है जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमें इंटरेस्ट फ्री रेट पे दिया है या फिर कोई कंसेशनल रेट पे दिया, यानी बहुत माइनर सा रेट, छोटा सा रेट लगा दिया, 2% इंटरेस्ट, 1% इंटरेस्ट। तो ये कंसेशनल रेट है जो कि मार्केट प्राइस से कम रेट पे हमें लोन दिया जा रहा है, ठीक है। ये याद रखना है कि लोन का अमाउंट शुड बी लेस देन 20,000, ठीक है। अगर 20,000 है या उससे कम है तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना है। Next one is loan provided for treatment of specified diseases mentioned in Rule 3A, like neurological diseases, cancer, AIDS, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ डिजीजेस है, अगर हमारे एम्प्लॉय को कुछ ऐसा डिजीज हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए वो अपने एम्प्लॉयर से लोन मांगता है, तो उस लोन पे क्या है, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो रूल 3A में मेंशन्ड है, उसमें से 3-4 डिजीजेस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, ठीक है। तो ये वाले डिजीजेस के लिए अगर हम अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं तो उस पे हमें टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। Next one is rent-free official residence provided to a judge of High Court or Supreme Court or an official of Parliament, Union Minister or a leader of opposition in Parliament. इन लोगों को जो भी रेंट फ्री रेजिडेंस रहने के लिए दिया जाता है, आपने देखा होगा इनको घर मिलते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को घर मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गवर्नमेंट कुछ एकोमोडेशन अलॉट करती है। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई घर मिल रहा है, सो इन सब पे क्या है, टैक्स नहीं होता है, टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीव ट्रैवल कंसेशन, दैट इज LTC। आपने सुना होगा कि LTC मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, आप घूम कर आओ उसके लिए, ठीक है, तो उस पे भी टैक्स नहीं लगता है, इट इज टैक्स फ्री परक्यूजिट। नेक्स्ट वन इज फ्री एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स फॉर एम्प्लॉइज। अब जैसे कि आप एक कंपनी चला रहे हो, उसमें आपने क्या किया, आपने एक कोर्स जो है रन किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, कोई ट्रेनिंग जो है उनके लिए ऑर्गेनाइज करी, तो वो उन एम्प्लॉइज के लिए एक परक्यूजिट है, राइट। तो इस पे भी क्या है, टैक्स नहीं लगता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हमारा एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इंश्योरेंस स्कीम में, उस पे भी हमें टैक्स नहीं देना है। ये थे हमारे टैक्स फ्री परक्यूजिट जो पहले थे, हमने पढ़े इतने सारे, ठीक है। सो इसमें से मेन क्या है हमारा, गिफ्ट इन काइंड है, ठीक है, फ्री लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, स्नैक्स एंड टी कॉफी हमें दी जा रही है, ठीक है, 50 रुपीज से उससे कम का मील जो है हमें एक टाइम का दिया जा रहा है, लोन 20,000 से कम का है, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस जो है, ऐसी डिजीजेस जो रूल 3A में मेंशन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोई लोन ले रहे हैं, LTC जो है वो मेन है इसमें। तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसलिए इनका नाम क्या है, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, ठीक है। इन फैसिलिटीज पे हमें टैक्स नहीं देना है। अब कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जिन पे हमें टैक्स देना होता है, ठीक है।
तो उसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, याद है आपको? एक था टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज और एक था टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन से थे? फर्स्ट, डायरेक्टर ऑफ अ फर्म है, सेकंड उसके पास 20% की इक्विटी है, वोटिंग राइट्स है, और थर्ड उसकी जो मॉनेटरी इनकम है दैट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, तो वो थे हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। सो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑल द परक्विजिट्स व्हिच आर टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये वाली जो लिस्ट ऑफ परक्विजिट्स है ये सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। नाउ रेंट फ्री अकोमोडेशन नाम से क्या है, हमारे एम्प्लॉयर ने हमें घर दे दिया रहने के लिए, रेंट फ्री है वो घर, हमें रेंट नहीं देना है, लेकिन हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसका अमाउंट जो है कैलकुलेट होगा, उसका अमाउंट हमारी सैलरी में ऐड होगा और हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सो पहला हमारा टैक्सेबल जो परक्विजिट है दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन। सेकेंड है हमारा द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन रेंट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दे दिया रहने के लिए और उसने कहा कि आप इस पे जो है इतना रेंट बनता है, 10,000 रुपए का रेंट बनता है, तो आप मुझे एक काम करो 1,000 रुपए रेंट दे दो। ठीक है, तो ये जो उसने हमें कंसेशन प्रोवाइड किया है इस पे भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द असेसी। अब हमारा जो एम्प्लॉयर है उसने हमें कुछ स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिए या फिर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दे दी और हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दी या अलॉट कर दी हमें। ठीक है, शेयर्स अलॉट कर देता है हमारा एम्प्लॉयर और वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, उसने पैसे नहीं लिए हमसे, या फिर उसने एक माइनर सा चार्ज किया, कंसेशनल रेट पे उसने हमें ये दे दिया, तो इस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, चाहे आप कोई भी एम्प्लॉय हो आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमेनिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, कोई और बेनिफिट हो जो भी कंपनी की पॉलिसीज में लिखा हो कि ये जो है टैक्सेबल परक्विजिट है फॉर ऑल एम्प्लॉइज, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट और अग्रीगेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ असेसी by employer in a recognized provident fund in an superannuation fund to the extent it exceeds 7,50,000 rupees in the previous year। तो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है recognized provident fund में कुछ पैसे, तो उस पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, हमने सुना होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो ये वाला जो प्रोविडेंट फंड है इसमें जब आपका एम्प्लॉयर कुछ पैसे जो है, आपने देखा होगा प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है आपका एम्प्लॉयर डालता है, कुछ अमाउंट आप डालते हो, है ना, यही होता है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में। तो उसमें आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। So these were the perquisites which were taxable for all type of employees. Next are taxable for specified employees. ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए जो टैक्सेबल है उसमें पहला क्या है, कार ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर बट यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। अब आपका ओनर, आपका जो एम्प्लॉयर है उसने क्या किया, आपको कार दे दी फॉर ऑफिशियल पर्पस, या फिर उसने आपको कार दे दी कि आप इसको पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर लो। ठीक है, तो ऐसी कार पर आपको जो है थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब कार हो सकता है कि एम्प्लॉयर की अपनी कार हो या फिर उसने कहीं से थर्ड पार्टी से हायर करके आपको दी हो। ठीक है, तो इस पे एक कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे, तो उस कैलकुलेशन के बेस पे आप इसका अमाउंट निकालोगे और उस पे टैक्स निकालोगे। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउंस बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अब आपको जो है आपका बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट का है,
ठीक है। आपके एम्प्लॉयर ने आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे दिया। अब आपका बिजनेस ही जब ट्रांसपोर्ट का है और आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी प्रोवाइड कर रहा है तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। अगर कोई गैस और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आपको मिल रही है और आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप घर में रहोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस तो आपको प्रोवाइड की जाएगी ना, पाइपलाइन गैस आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो और आपके चिल्ड्रन को कोई एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज के अपने स्कूल्स होते हैं, है ना, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो अगर आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है, आपको कुछ ये पर्क दिया जा रहा है, पर्क्यूजिट दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकते हो, तो उस पर जो है आपको टैक्स देना पड़ता है, इस फैसिलिटी पे टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज सर्विस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे रखी हैं जो इंक्लूड कर दी हैं, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है, स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, तो इन सब सर्विसेज के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये थे हमारे पर्क्यूजिट का बाइफर्केशन जो था। ठीक है, इसमें जो आपको मेनली जो पढ़ना है दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि आपको जो घर रहने के लिए मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकलेगी। ठीक है, और सेकंड मेन चीज जो इसमें आपको पढ़नी है वो है मोटर कार वाली। ठीक है, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मोटर कार यूज करने के लिए दे रहा है फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज, तो आपको उसका जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर टैक्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, जो घर आपको आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग। रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड क्या होता है, एक ऐसा घर रहने के लिए दिया है जहां पर कोई फर्नीचर प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, देखा होगा आपने कुछ लोगों को फर्निश्ड घर मिलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो है टेबल, चेयर, बेड, फ्रिज, टीवी सब कुछ फर्निश्ड होता है, वेल फर्निश्ड होता है। सो दैट इज अ फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, जिस एकोमोडेशन में जो है ये सब फैसिलिटीज नहीं है, वो खाली एक कमरा है, दीवारें हैं, ठीक है, कोई आपको एक्स्ट्रा फर्नीचर नहीं दिया गया है, तो वो क्या है, एक अनफर्निश्ड घर है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ अ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, इस केस में अगर आप एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको एक लाइसेंस फी जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पहले से ही निकाल के रखी होती है, तय करी होती है कि ये इस पर्टिकुलर घर की जो कि इस लोकेलिटी में है, जो इसकी सराउंडिंग ऐसी है, इसकी लाइसेंस फी जो है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है पर मंथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाइसेंस फी जो है अपने घर की वैल्यू मान लेनी है। ठीक है, और इसके ऊपर फिर हमारा टैक्स लगेगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और आपको आपकी गवर्नमेंट जो है रहने के लिए घर देती है, तो इसकी जो वैल्यू है, इस घर की जो वैल्यू है, उसको लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिटरमाइन करी हुई है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, हर घर की अलग लाइसेंस फी होती है, हर लोकेलिटी की अलग लाइसेंस फी होती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द हाउस विच यू आर प्रोवाइडेड विथ। ठीक है, सो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करी हुई है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी लाइसेंस फी 10,000 रुपए है पर मंथ, तो 10,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं हमारे अदर एम्प्लॉइज जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अदर एम्प्लॉय हो तो इसमें आपके दो केसेस जो है वो बनते हैं। आप एक ऐसे घर में रहते हो जो कि आपकी कंपनी ने ही बनाया है, कंपनी ओन्ड है। आपने देखा होगा कि कुछ
हमारे ऑफिसेज होते हैं, तो वो अपने ऑफिस के साइड में ही अपने एम्प्लॉइज के लिए फ्लैट्स बना देते हैं, ठीक है, उनको रहने के लिए दे देते हैं वो फ्लैट्स, ठीक है। तो दीज आर द फ्लैट्स ओन्ड बाय द कंपनी, यानी कंपनी ने ही बनाए हैं, कंपनी के ही नाम पर है, ठीक है। सो अदर एम्प्लॉइज के केस में दो केसेस होते हैं हमारे, एक ऐसे फ्लैट्स जो कि कंपनी के द्वारा ही ओन्ड है, और सेकेंड केस है रेंटेड बाय द कंपनी और टेकन ऑन लीज, ठीक है। आपको आपकी कंपनी ऐसा घर रहने के लिए दे रही है जो उसने किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे लिया है, ठीक है। सो दैट इज रेंटेड बाय द कंपनी और टेकन ऑन लीज बाय थर्ड पार्टी, फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। क्लियर हो रहा है थोड़ा? रेंट फ्री अकोमोडेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो बहुत इजी है। लाइसेंस फी जो कि गवर्नमेंट ने डिटरमाइन करी हुई है वो ही आपकी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगी, और ये लाइसेंस फी आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होती है। अगर आप अदर एम्प्लॉय हैं यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। एक, आपको आपका एम्प्लॉयर ऐसा घर प्रोवाइड कर देता है जो उसने ही कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, उसका ही सेल्फ ओन्ड है वो, ठीक है। और सेकंड केस क्या बनता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसा घर रहने के लिए देता है जो कि आपके एम्प्लॉयर ने रेंट पर ले रखा है या फिर लीज पर ले रखा है किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है। सो अदर एम्प्लॉयर्स के केस में गवर्नमेंट का तो हमने पढ़ लिया, लाइसेंस फी जो भी होगी, ठीक है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द हाउस। लेकिन अदर एम्प्लॉयज के केस में क्या होता है, पहले तो ओन्ड बाय द कंपनी है, अगर यानी कंपनी के अपने बनाए हुए फ्लैट्स हैं वो उन्हीं के नाम पर है वो, तो इसमें क्या हमें करना होता है, पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख। अब देखो ये घर जो है एक ऐसी सिटी में है जहां की हमें पॉपुलेशन चेक करनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओन्ड बाय द कंपनी के केस में आपको देखना होता है कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन अगर 25 लाख है, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली क्या है, एक बहुत ही पॉपुलेटेड जगह है, मेट्रो सिटी है, तो ऑब्वियसली उसकी पॉपुलेशन 25 लाख है तो ज्यादा होगी ही, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर 25 लाख है हमारी सिटी की जहां पर हमारा घर सिचुएटेड है, तो उस केस में हमारी वैल्यू ऑफ हाउस कितनी हो जाएगी, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन में डायरेक्टली जो है किसी को रेंट पे नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हमें ये फैसिलिटी मिली है तो हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, पहले इस घर की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है। इस घर की वैल्यू क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए जो लाइसेंस फी है वो इस घर की वैल्यू है। अगर आप अदर एम्प्लॉइज हो और ये घर ओन्ड बाय द कंपनी है तो हम पॉपुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो 15% ऑफ सैलरीज इस घर की जो है हम वैल्यू मानेंगे, ठीक है। जैसे मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, ठीक है, 15% 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए मेरे घर की वैल्यू मानी जाएगी और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, अगर पॉपुलेशन हमारी 10 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी हमारे घर की वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। और थर्ड केस क्या है, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है या 10 लाख है, तो 7.5% ऑफ सैलरी जो है हम अपने घर की वैल्यू को मानेंगे, ठीक है। ये ओन्ड बाय द कंपनी का केस है, जब जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं दैट इज ओन्ड बाय द कंपनी, so we need to check the population of that place, then we have to calculate the value of the house. दूसरा केस क्या है, if this flat or this house or this home is rented by the company or taken on lease, ठीक है, उस केस में actual rent paid और 15% of salary whichever is less would be the value of the house, ठीक है। अगर ये जो घर है ये रेंटेड बाय द कंपनी है तो हम देखेंगे एक्चुअल रेंट पेड हमारी कंपनी कितना रेंट पे कर रही है हमारे फ्लैट के लिए, ठीक है, या फिर 15% ऑफ आवर सैलरी, जैसे कि अभी मैंने कहा मेरी सैलरी 10 लाख है फॉर एग्जांपल एक साल की, और 15% ऑफ सैलरी हो गया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए या फिर एक्चुअल रेंट पेड उसमें से जो भी कम है, ठीक है, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में एक और केस आ जाता है छोटा सा। इसमें क्या होता है, अगर अकोमोडेशन जो है हमें प्रोवाइड की गई है किसी होटल में या गेस्ट हाउस में, अब आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि आप कहीं पे काम से जा रहे हो या आपको ट्रांसफर कर दिया गया है किसी और ऑफिस में, किसी और ब्रांच में, तो आप होटल में रह लो या गेस्ट हाउस है हमारा, आप वहां पे रह लो, ठीक है। तो अब होटल तो एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं होगा ना, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो घर प्रोवाइड किया गया है, आपको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, जो कि एक होटल है या एक गेस्ट हाउस है, ठीक है, और आप वहां पर अगर 15 दिन रहते हो तो इट्स फाइन, इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप 15 दिन से ज्यादा रहते हो उस जगह पर, तो आपको कितना टैक्स देना है? एक्चुअल चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू सच होटल, यानी एक्चुअली जो उस रूम का जो चार्जेस है जो हमारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है होटल को, या फिर 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल, ठीक है। सो यानी कि 24% ऑफ सैलरी या तो देखेंगे या फिर देखेंगे जो एक्चुअली चार्जेस पे किए जा रहे हैं, इसमें से जो कम है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये था हमारा अनफर्निश्ड का केस जो हमने पीछे पढ़ा था। ये सब अनफर्निश्ड था, एक ऐसा फ्लैट रहने के लिए दिया गया जहां पर कि हमें कोई फर्नीचर प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आपको फर्निश्ड बोल दिया जाता है कि आप जहां पर रह रहे हो दैट इज अ फर्निश्ड फ्लैट और फर्निश्ड होम, तो यहाँ पर आपको आप देखोगे यहाँ पे कि 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस आर एडेड, ठीक है। आपका जो भी ये गवर्नमेंट का केस देखो, जो भी लाइसेंस फी है, ठीक है, 10,000 आ गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा इसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल आपको जितना भी फर्नीचर लगा के दिया है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए बनती है, तो उसका 10% 1,000 रुपए हो गया, तो 1,000 रुपए आपका लाइसेंस फी में ऐड हो जाएगा और हमारे घर की वैल्यू को टोटल 11,000 रुपए माना जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। क्लियर है? अगर फर्निश्ड हाउस दिया गया है तो 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर हमारे वैल्यू ऑफ हाउस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और सैलरी का रेंट फ्री अकोमोडेशन में मतलब क्या है, देखो एक बड़ी सी डेफिनेशन है सैलरी की। सबसे पहले बेसिक सैलरी ऐड होगी, डियरनेस अलाउंस ऐड होगा, कमीशन कोई मिल रहा है तो ऐड होगा, फीस है, बोनस है, कोई टैक्सेबल अलाउंस है। टैक्सेबल अलाउंस अभी हमने पढ़े थे, टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, उनकी वैल्यू ऐड होगी, प्लस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट नॉट बीइंग परक्यूजिट। कोई और पैसा अगर हमें मिल रहा है, परक्यूजिट नहीं होगा इसमें ऐड, कोई और पैसा किसी और रूप में हमें दिया जा रहा है तो वो भी हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो सैलरी हमारी रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में ये होती है। एचआरए में डिफरेंट होती थी, एचआरए में बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशन होता था, लेकिन यहाँ पर जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है इसमें कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीजें जो है, क्वेश्चन देखेंगे। आप प्लीज ये चीजें रिवाइज करके आइएगा, ओके। Okay then, I'll see you tomorrow. We have our class tomorrow at 9 a.m. So we'll meet again. Till then, take care and goodbye. Ma'am, please end the session. हेलो मैम। ये हाँ जी, क्लास एंड कर दें आपकी? एंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू।